हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले क्लास पे जो पढ़ाया लिखाया गया वहां से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उन्हीं को देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 2870 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ऐसे बढ़ते बढ़ते 80 स्क्वायर का मान बताइए। अब यहाँ पर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या है, तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 2870। अतः हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे बढ़ते बढ़ते 20 स्क्वायर की वैल्यू है 2870 इतना। अब कहा है 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। यहाँ पर 4 दूना 8 4 3 12 यानी 4 के ये क्या है, गुणज हैं। अतः 4 स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। जब 4 स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या बचेगा 20 स्क्वायर, है ना। इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो 4 स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन लिया था ना। देखिए यहाँ पर हमको 4 स्क्वायर कॉमन मिला था, तो 4 स्क्वायर कॉमन मिल जाने का मतलब है 16 आपका कॉमन है ना। और इतने की जो वैल्यू होगी वो कहाँ आपको ऊपर दिखाई दे रही है। 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग 2870 है, तो इतने की जगह पर 2870 आप रख लोगे। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए। 16 शून्य शून्य हो जाएगा, 16 सत्ते 112 के 2 हासिल हुआ 11, 16 अट्ठे 128, 28 में 11 जोड़ दिया 39, 139 के 9 हासिल हुआ 13 और 16 दूना 32, 32 10 42, 42 3 45, ये 45,920 आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने में तो हम बहुत ही शार्ट प्रोसेस से लगा सकते हैं, यानी बहुत ही आसान ढंग से इसको लगाया जा सकता है। बस हमको करना क्या है ना कि 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर आपका 4 स्क्वायर कॉमन होगा, यानी 4 चौके 16 से गुणा करना था। बस इतना 2870 में यहीं पर 16 से गुणा कर देना था। 16 से गुणा करके आपका 5 से 7 सेकंड में इसका उत्तर लाया जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, 5 से 7 सेकंड में इसका उत्तर लाया जा सकता था। केवल आप अभ्यास करिए, आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा। चलिए अब अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें दे रखा है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का योग एवं उसके वर्गों के योग में कितना अंतर है। अब यहाँ पर वर्गों का जो योग होगा वो तो ज़्यादा होगा और केवल प्राकृतिक संख्याओं का योग वो क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 15 है। n की वैल्यू 15 है, तो वर्गों का योग के फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान क्या 2। इसी में हम रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 15 है। इसमें चिपका दीजिए, क्या हो जाएगा 15 गुणे 15 1 16 गुणे ये 15 दूना 30 1 31 बटे यहाँ पर बटे में 6 रहेगा, बटे में 6 माइनस यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n प्लस 1 अपान 2, है ना। तो n की वैल्यू 15 है ही है, तो यहाँ पर 15 गुणे 16 बटे 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 6 2 8 16 3 5 15 8 5 40, 40 से 91 40 के शून्य हासिल हुआ 4, 40 3 120, 120 में 4 जोड़ दिया 124, 1240 और इसको डिवाइड कर देंगे 8 15 8 120, 1240 से 120 को घटा लिया कितना हो जाएगा। अब देखिए शून्य से शून्य गया शून्य और 4 से 2 गया 2, है ना। अब 2 से 1 गया 1 और 1 ये 1120 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लगाया जा सकता है। चलिए अब अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा। तो दोस्तों चाहे जितना क्रमागत संख्या हो, अगर 5 क्रमागत संख्या है तो वह उसका योगफल 5 से विभाजित होगा। अगर वह
6 क्रमागत संख्या है तो उसका योगफल 6 से विभाजित होगा। अगर वह 7 क्रमागत संख्या का योगफल विभाजित करना है तो वो सदैव 7 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। ये आपका डी है। लेकिन यहाँ पर हमको केवल और केवल रटना नहीं है, समझना है। जैसे मान लिया पहली प्राकृतिक संख्या x है तो अगली प्राकृतिक संख्या एक ज़्यादा होगी तो x प्लस 1 होगी। अगली प्राकृतिक संख्या x प्लस क्या होगी? 2 होगी। अगली प्राकृतिक संख्या x प्लस 3 होगी। अगली प्राकृतिक संख्या x प्लस 4 होगी। अब जब हम सबको जोड़ेंगे ना, इसको सबको हम जोड़ लें तो कितना x आ गया? देखिए 1 2 3 4 5 ठू x हो जाएगा और ये 1 में 2 जोड़ दिया 3 3 6 4 10 हो जाएगा। अब इसमें और इसमें यानी 5x और 10 में हमेशा कॉमन कितना रहेगा? 5 रहेगा। x प्लस 2 हो जाएगा। तो जितनी संख्या रहेगी उतना x आएगा। 5 क्रमागत संख्या रहेगी तो 5 ठू क्या रहेगा? x आएगा, है ना। 6 ठू क्रमागत संख्या रहेगी तो 6 ठू x आएगा। जितना भी क्रमागत संख्या कहा जाएगा उतना x आएगा, अतः कॉमन उतना निकल जाएगा तो वह संख्या उससे अवश्य विभाज्य होगी। यानी 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या को विभाजित करना है तो वह निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। अगर 3 क्रमागत संख्या होती, जैसे यहाँ पर इसको हम मिटा दें, 3 ठू क्रमागत संख्या है तो वह सदैव किससे विभाजित होगी? 3 से। अब देखिए 1 2 3 3 ठू x हो गया और ये 1 और ये 2 दोनों को जोड़ लिया तो कितना? 3 हमेशा आपका कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमेशा जानते रहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर हमको विभाजित करना है तो जितनी प्राकृतिक संख्या रहेंगी वह उतने से वह निश्चित रूप से विभाजित होगा। अगर 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है तो वह निश्चित रूप से 7 से विभाज्य होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? वहाँ पर वर्ग था, लेकिन यहाँ पर क्या है? घन है ना। अब आप जानते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल कहा है तो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग होगा। अब यहाँ से 10 कॉमन हम ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 का घन, यहाँ बचेगा 2 का घन, यहाँ बचेगा 3 का घन, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर बचेगा 10 का घन। और आप जानते हैं इतने की वैल्यू यहाँ पर बताया ही है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग इतना जो कह रहा है इसका मतलब यही कह रहा है। इतने की वैल्यू कितना है? 30 25 है, यानी इसकी जगह पर 30 25 रख देंगे और यहाँ पर हमारा 10 का क्यूब हमारा कॉमन रहेगा। जब यहाँ पर 10 का क्यूब कॉमन रहेगा तो 10 का क्यूब मतलब 1000 से हम गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 से गुणा करने पर 25 के पीछे 3 जीरो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 30 25 उसके बाद 000। तो ये आपका जो संख्यात्मक मान आ रहा है यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने का बहुत ही सरल तरीका है। निश्चित रूप से ये सवाल क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको विस्तृत समझ लीजिए और विस्तृत समझ लेंगे तो आसान ढंग से इनको लगाना निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। अगर आपको विस्तृत जानकारी लेना है तो पिछले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया है, जाकर वहाँ पर सीख सकते हैं। चलिए आज का अब अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमको पढ़ना क्या है आज। देखिए आज हमको पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या जो थी हमारी वो ख़त्म हो चुकी है, अब हमको पूर्ण संख्या पढ़ना है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हर जितना वीडियो मैं बनाता था पहले मैं क्या करता था, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराता था, है ना। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है और रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं अपना टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाने का जो लहजा है वो चेंज कर रहा हूँ। अब मैं वो क्वेश्चन लेकर नहीं आऊँगा, मैं सीधे अब निश्चित रूप से विस्तार में इसको पढ़ाऊँगा और विस्तार में पढ़ा लेने के बाद केवल आप इतना ध्यान दीजिएगा कि विस्तार में आपको पढ़ना है तो आपको विस्तार में समझ में आना चाहिए, लेकिन लगेगा तो वह आपका बहुत ही आसान ढंग से, और मैं सिखाऊंगा आपको आसान ढंग से लगाना। तो पूर्ण संख्या क्या होती है चलिए देख लेते हैं।
पूर्ण संख्या। जो आपने पिछली क्लास में सीखा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 1 से जो हमारी प्राकृतिक संख्या शुरू होती है, तो आप हमेशा इतना जानते रहिए कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जब शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जब हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी हमारा शून्य होगा और शून्य के बाद प्राकृतिक संख्या होगी। और आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या बनी? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है 0। अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं। यहाँ पर तो हम पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? प्राकृतिक संख्या को देखा था। तो प्राकृतिक संख्या में हम प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए n+1/2 ये लगाते थे। वैसे ही वर्गों का योग, घनों का योग सारा हम देखे थे। सभी जगह क्या रहता था? +1 रहता था, है ना। सारे फार्मूले हम बताए हैं, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का जो फार्मूला होता है योग ज्ञात करने का, उसमें क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन जब पूर्ण संख्या रहेगा ना तो फार्मूला यही रहेगा। पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा n-1/2। पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करने का जो फार्मूला है ये क्या बन जाएगा? n और n-1/2। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो क्या हो गया? n-1 हो गया, n-1 हो गया अपान कितना हो गया? 2। तो अब हमको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? ऐसे कह दिया है। तो भाई पूर्ण संख्या है ना, तो पूर्ण संख्या है तो माइनस वाले को हमें ध्यान में रखना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू तो 50 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। यानी 50 और ब्रैकेट में कितना? 50 - 1 यानी 49 कितना? 2। बस इसको ऐसे सॉल्व करना। अब इसको ये डिवाइड करेगा 25 बार में। 25 से हम यहाँ पर इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 25 9 का 225 के 5 हासिल हुआ 22 और 25 चौका 100, 100 में 22 जोड़ दिया 122, तो हो गया 1225। आपका क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ये पूछा जाता है। इन सभी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिएगा। ऐसे ही कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ये कह दिया जाता है ना, प्रथम 10 पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के योगफल में अंतर कितना होगा, है ना। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, है ना, इसमें भी प्रथम, देखिए इस फार्मूले को हटा देते हैं, इसमें भी प्रथम 10 पूर्ण संख्या है, इसमें भी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। दोनों जगह संख्याएं कितनी हैं? 10-10 हैं। तो उनके योगफल में जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा? सदैव ये 10 का ही अंतर
रहेगा, कोई भी 1 10 ले लीजिए। कैसे रहेगा आइए देखते हैं। अगर पूर्ण संख्या की बात किया है तो 1 से लेकर 0 से लेकर कहाँ तक 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक तो 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इसको हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसमें 0 सहित 9 तक जोड़ेंगे तो जितना योगफल होगा, बिना 0 के भी 9 तक जोड़ लें तब भी तो वह योगफल वही होगा। बस इसमें 0 है, 0 को अगर हम यहाँ ना जोड़ें तब भी तो योगफल उतने होगा, अगर 0 को जोड़ लेते हैं तब भी योगफल उतने होगा। तो पूर्ण संख्या का और प्राकृतिक संख्या में जब संख्याओं की संख्या बराबर हो तो वहाँ पर योगफल में अंतर कितना रहता है, जितनी संख्याएं रहती है उतना ही अंतर रहता है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर ना हो तो नोट करके लिख लीजिए, है ना। n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या, n प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या के मध्य पूर्ण संख्या में n का अंतर होता है, अंतर होता है। जैसे ये कह दिया जाए 100 प्राकृतिक संख्या एवं 100 पूर्ण संख्या के मध्य अंतर कितना, 100 का। 40 प्राकृतिक संख्या और 40 पूर्ण संख्या के मध्य अंतर कितना, 40 का। यानी प्रथम 100 पूर्ण संख्या और प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या के मध्य अंतर 100 का ही होगा। प्रथम 40 पूर्ण संख्या और प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या के मध्य अंतर कितना होगा, 40 ही होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे तो लगाने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा और गलती होने का चांस भी रहेगा। तो ये कॉमन पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या के बाद देख लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि अभी हमने जो पूर्ण संख्या पढ़ाया है ना, तो पूर्ण संख्या पढ़ाया तो पूर्ण संख्या में आपका 0 से 0 सहित प्राकृतिक संख्या होता था। तो इतना जानते रहिए जो पूर्ण संख्या होता है वो प्राकृतिक संख्या का धनात्मक मान, यानी प्राकृतिक संख्या का धनात्मक, है ना, मान और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान। और साथ ही साथ 0, है ना। यानी 0 रहेगा और प्राकृतिक संख्या का धनात्मक मान जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये धनात्मक मान। ऋणात्मक मान -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। तो हमारा क्या रहेगा कि प्राकृतिक संख्या का धनात्मक, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान होने के साथ साथ 0 को भी जब हम सम्मिलित करके एक समुच्चय बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में आप हमेशा जानते रहिएगा कि धनात्मक मान और ऋणात्मक मान दोनों होते हैं और दोनों होने के साथ साथ तुम्हारा 0 भी होता है। अगर हम इसको ये देखें तो ये क्या है कि पूर्णांक का ये धनात्मक मान और ये पूर्णांक का ऋणात्मक मान है। अब 0 के पास ना तो धन है ना तो ऋण है, तो हम कह सकते हैं कि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट भी याद रखने योग्य है कि 0 ना तो धनात्मक होता है, 0 ना तो धनात्मक होता है
ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही शून्य ऋणात्मक होता है। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा ना, देखिए इतना हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, कि निम्न में से किसका मान ऋणात्मक होता है। तो पूर्णांक का मान क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या का मान क्या ऋणात्मक होता है, नहीं होता है ना। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, आगे बढ़ती है, पीछे नहीं जाती है, माइनस में नहीं जाती है ना। तो इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, -6 से +6 के बीच, है ना, -6 से +6 के बीच पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर है ना, इनके बीच जो पूर्ण संख्या है तो वो पूर्ण संख्या कहाँ से होगी। देखिए -6, -5, -4, -3, -2, -1 और फिर क्या होगा, शून्य होगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अब देखिए इनके बीच जो पूर्ण संख्या है उसी को लेना है। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक के बीच में जो पूर्ण संख्या होगी उसी को लेंगे ना। तो पूर्ण संख्या तो शून्य से शुरू होती है और 6 तक जाएंगे तो 6 भी पूर्ण, लेकिन बीच कहा है तो यहीं पर हमको क्या होगा, रुक जाना होगा। तो शून्य का 1 से गुणा करेंगे, शून्य हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, फिर शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है इनके गुणनफल में एक जगह क्या है, एक जगह शून्य गुणा कर रहा है, तो टोटल गुणनफल कितना आएगा, शून्य आएगा। तो गुणनफल इसका क्या हो जाएगा, टोटल शून्य हो जाएगा। अगर यहीं पर इसने ये कहा होता, देखिए 6 का गुणा नहीं करेंगे हम, क्योंकि बीच कहा है ना, इसलिए 6 को हम छोड़ देंगे। यहीं पर ये कह दिया जाए पूर्ण संख्या ना प्राकृतिक संख्या, यहीं पर कह दे के बीच प्राकृतिक संख्या। तो अब देखिए हमारा उत्तर बदल जाएगा तुरंत। जहाँ शून्य आ रहा है वहाँ अब शून्य नहीं आया। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत तो 1 से होती है। इतने का गुणनफल अब गुणा कर लीजिए, 5 चौक के 20, 20 तियाँ 60, 60 दूना 120, 120 51 120। आपका उत्तर क्या बन गया, 120 बन गया। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि ये दिया जाता है, ये पूछा जाता है ऐसे कौन कौन से पूर्णांक हैं, ऐसे कौन कौन से पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल, ऐसे कौन से पूर्णांक युग्म हैं जिनका गुणनफल एवं योगफल दोनों जगह सेम होता है। तो गुणनफल और योगफल दोनों जगह सेम कहाँ होता है, कौन से ऐसे पूर्णांक हैं। तो ऐसे 2 पूर्णांक हैं, 2 पूर्णांक युग्म, 2 पूर्णांक युग्म ऐसे हैं जिनका गुणनफल, है ना। अब देखिए पूर्णांक युग्म भी कह सकता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, युग्म लेकर के ही केवल पूछा जा सकता है, पूर्णांक शब्द ना ले तब भी। तो ऐसे संख्याओं के 2 युग्म होते हैं, संख्याओं के 2 युग्म ऐसे होते हैं जिनका गुणनफल और योगफल दोनों जगह क्या होता है, सेम होता है। वो है 0 0। शून्य का 0 से गुणा कर लेंगे तो भी 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा। और दूसरा युग्म क्या है, 2 गुणे 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे तब 4 आ जाएगा, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये एक 0 है और दूसरा क्या है, 2 है।
ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके गुणनफल और योगफल दोनों ही क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इनको निश्चित रूप से आप तैयार करके रखिएगा। अगले दिन आपसे पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही था। और दोस्तों, एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोगों को बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से पढ़ना है, ताकि आप कहीं एक स्थान पा जाओगे ना तो कितने लोगों का सपना साकार हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का सपना साकार हो जाएगा। मुझको तो जो आनंद मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारे आसपास और तुम्हारे माता पिता को जो आनंद की अनुभूति होगी वो तो अतुलनीय ही रहेगी, है ना। तो हम यही कहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए बहुत ही मेहनत से पढ़ते रहिए और मेहनत करके एक पोस्ट आप अपने लिए सुरक्षित कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। और इतना भी ध्यान रखिएगा, कल से मैं क्वेश्चन लेकर नहीं आऊँगा। मैं टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊँगा, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे घुमा करके क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊँगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निश्चित रूप से मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।